My daughter turned 16. I had to gift her something, So I said, what do I gift? What do I gift? And I was thinking that should I gift her a sex toy? Should I gift her a vibrator? We are educated, progressive people. हम मॉडर्न लोग हैं, हम समझते हैं। हाँ जी, तो ये है गौतमी कपूर जिन्होंने कुछ 6-7 महीने पहले एक पॉडकास्ट में जाकर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। जो 4 दीवारों के अंदर ये लोग कुछ चीज़ें करते हैं, तो इन्होंने ही सोचा कि क्यों ना हम मॉडर्न हैं, हम प्रोग्रेसिव हैं, ये समाज को कैसे पता चलेगा? तो हम लोग पॉडकास्ट में जाएँगे और ये सारी चीज़ें खुलेआम बता देंगे। तो उससे क्या होगा कि हम लोग बहुत कूल साबित हो जाएँगे, हम लोग बहुत वोक है, बहुत लिबरल है, बहुत मॉडर्न है, बहुत ओपन विचारधारा के लोग हैं, तो ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली यही एक कंट्रोवर्सी हुई थी। अब उसके बाद ठीक आज गौतमी कपूर के बारे में बात इसलिए हो रही है बिकॉज़ दे दे प्यार दे पार्ट 2 इस फ़िल्म में भी गौतमी कपूर है और रकुल प्रीत की मम्मी जी के तौर पर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। तो पूरे फ़िल्म में हम लोग मॉडर्न हैं, हम लोग प्रोग्रेसिव हैं, हम लोग मॉडर्न हैं, हम लोग प्रोग्रेसिव हैं। बस यही एक पहाड़ा पूरे फ़िल्म में चलता रहता है और एक टाइम पर आने के बाद ना आप इरिटेट हो जाते हो। अब ये शुरुआत में आपको लगता है कि सटायर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है बट वो सटायर नहीं होता, लिटरली उस चीज़ को ग्लोरीफाई किया जाता है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि भारत की जो ये वोक, लिबरल, लेफ्टिस्ट या मॉडर्न विचारधारा के जो लोग हैं, इनका पूरा मॉडर्न कल्चर ये लस्ट, बेडरूम और सेक्स से शुरू होकर लस्ट, बेडरूम और सेक्स तक ही क्यों सीमित रहता है? बाकी के और इतने सारे जो पहलू हैं, इनके ऊपर ये बात करते हुए क्यों नहीं नज़र आते? जहाँ पर एक्चुअली वोकिज़्म की ज़रूरत है, जहाँ पर एक्चुअली लिबरल होना ज़रूरी है, जहाँ पर एक्चुअली मुझे लगता है कि कुछ पुरानी परंपराओं के चलते आज भी जो अन्य धर्मों में, अन्य जगह पे भी जो गलत चीज़ें चल रही है, उनके खिलाफ इनका मॉडल कल्चर क्यों नहीं आवाज़ उठाता? एनीवे यही होते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। आइए बात करते हैं दे दे प्यार दे पार्ट 2 इस फ़िल्म के बारे में। सबसे पहले देखो, अगर आपने दे दे प्यार दे पार्ट 1 देखा है और अगर आपको आज याद नहीं है या फिर अगर देखा ही नहीं है, तो भी कोई गल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बिकॉज़ दे दे प्यार दे पार्ट 2 के शुरुआत के 5 से 10 मिनट में जावेद जाफ़री साहब की वॉइस ओवर में हम सबके सामने पुराने वाले पार्ट का पूरा एक फ्लैशबैक हमारे सामने रख दिया जाता है, जिसके चलते स्टोरी पहले वाले पार्ट की क्या थी और कहाँ पर एग्ज़ैक्ट आकर एंड हुई थी, वो चीज़ें हमारे सामने रख दी जाती हैं। तो बिल्कुल ज़्यादा मेहनत मत लेना। सीधा आप इस फ़िल्म को देखने के लिए बैठ सकते हो। क्या किसी के साथ एक बार सोने से प्यार हो सकता है? वैसे ही क्या किसी के साथ एक बार सोने से प्यार खत्म हो सकता है? बस। ये एक जो डायलॉग है, जिसका ना सर है, ना पैर है, ना कुछ है, मतलब कोई सेंस है इस बात की? एक्चुअली मेकर्स को बहुत लग रहा था उस टाइम पर। पार्ट 1 में भी सिमिलर यही एजेंडा उन्होंने पुश किया था और इसी के चलते पार्ट 1 जो फ़िल्म थी वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक थी बिकॉज़ चीटिंग इज़ अ चीटिंग नो मैटर व्हाट। वो ठंड लग सकती है, वो करण जौहर वाले जो लॉजिक्स होते हैं या तो क्या किसी के साथ एक बार सोने से प्यार खत्म हो सकता है? जी हाँ। जी हाँ, क्योंकि 2 लोगों को एक साथ पूरी ज़िंदगी निभाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? ट्रस्ट, लॉयल्टी। बट यू नो व्हाट आजकल एक माहौल ऐसा बना दिया जाता है ना सोशल मीडिया पर कि अगर आप ट्रस्ट, लॉयल्टी, एथिक्स या फिर सच्चा प्यार या फिर ईमानदारी इन सारी चीज़ों के बारे में जब भी आप बात करने के लिए अपना मुँह खोल देते हो ना, 4 लोग आकर या तो आपको भक्त बोल देते हैं, या तो आपको ऑर्थोडॉक्स बोल देते हैं, या तो आपको बहुत ज़्यादा पुराने विचारों के तुम इंसान हो ऐसे ठप्पा लगा देते हैं। मुझे समझ में नहीं आती चीज़ें कि चीटिंग इतना नॉर्मलाइज़ हो चुका है अभी के टाइम पे कि अगर आप चीटिंग को यार ये नहीं है सही, आप ये भी नहीं बोल सकते हो। ऐसा टाइम आ चुका है फिलहाल एंड दिस इज़ रियली सैड। किसी के भी साथ अगर अपने पार्टनर के अलावा अगर आप सो जाते हो तो आप आपके पार्टनर का भरोसा तोड़ रहे हो। इतनी सिंपल सी बात इनकी समझ में नहीं आती है और इन सारी चीज़ों को ना ग्लोरीफाई किया जाता है। देखो, अगर आप किसी की भी विचारधारा को बदलना चाहते हो, तो अगर आप सीरियस टोन में जा रहे हो, वो नहीं इंसान बदल रहा, तो क्या करो, कॉमेडी के ज़रिए हल्का-सा अपना एजेंडा पुश करवा दो। बस बात खत्म हो जाती है। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप मज़ाक में बोल दो ना, तो वो ग्लोरीफाई हो ही जाती है और उसको ना जस्टिफाई किया भी जा सकता है क्योंकि इस फ़िल्म को देखने के बाद आपको वो ज़रूर महसूस होगा। पार्ट 1 की तरह पार्ट 2 भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक फ़िल्म ये रही। देखो, मैं मानती हूँ कि फ़िल्में एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है और अगर आपको एंटरटेनमेंट की वैल्यू ये फ़िल्म देती है, तो क्या ही प्रॉब्लम है ना? हम कौन-सा अपनी खुद के लाइफ़ में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं जो बड़े पर्दे पर दिख रहे हैं। देखो, बात वो नहीं है। इस देश में अगर 14-15 साल की निब्बिया किसी एक गधी इन्फ्लुएंसर के कहने पर अपने इंस्टाग्राम के बायो में #प्राउड आर वर्ड लिख सकती है, तो इन्फ्लुएंस तो हो ही रही है ना, समाज तो इन्फ्लुएंस हो ही रहा है। और यहाँ पर तो बात एक्चुअली इतनी चकाचौंध भरी दुनिया की हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है इतने बड़े-बड़े स्टार्स की, जो जब ऐसे पात्र निभाते हुए, ऐसे किरदार निभाते हुए बड़े पर्दे पर दिखते हैं, तो कहीं न कहीं पे समाज को ऐसा लगता है कि यार, ये तो कूल है, ये तो नॉर्मल है ना? जस्टिफाई किया जा रहा है। यही बात समाज के लिए, यही बात जो 14, 15, 16, 17 साल की जो निब्बिया होती है, उनके माइंडसेट के लिए बहुत घातक होती है। और इसीलिए दे दे प्यार दे पार्ट 1
दे दे प्यार दे पार्ट 2, ये दोनों फिल्में मेरे लिए अभी भी प्रॉब्लमैटिक है। देखो, तुम किसी भी क्षेत्र में पैसा कमाओ, तुम किसी भी क्षेत्र में अपना करियर करो, पर जिम्मेदार होकर अपने क्षेत्र में काम करना बहुत ज़रूरी है। और कला एक ऐसा माध्यम है, कला यानी कि एक्टिंग यानी कि सिनेमा एक ऐसी इंडस्ट्री है जो न जाने कितने सालों से अपने समाज पर बहुत ज़्यादा मात्रा में अपना प्रभाव डालते हुए आ रही है। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मैंने ऑलरेडी इसके पहले के बहुत सारे वीडियोज़ में दे चुके हैं, तो आज हम लोग उसमें नहीं घुसेंगे। बट बात करते हैं दे दे प्यार दे पार्ट 2 इस फ़िल्म के बारे में। ये पूरी की पूरी फ़िल्म आपको बहुत बड़ा रेड फ्लैग के तौर पर महसूस होती रहेगी थ्रू आउट द फ़िल्म आई एम टॉकिंग अबाउट। एक ऐसा ट्यूटोरियल अगर आप पूरे भारत के पेरेंट्स को देना चाहते हो कि क्या नहीं करना है, अपनी ज़िंदगी में क्या नहीं करना है, तो उसके लिए आप ये फ़िल्म अपने बच्चों को दिखा सकते हो, उसके लिए आप ये फ़िल्म अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर देख भी सकते हो। पूरी पिक्चर में हम कितने प्रोग्रेसिव लोग हैं, हम कितने मॉडर्न लोग हैं, हमको तो सब कुछ चल जाता है, सब कुछ चल जाता है। जब ऐसे इस तरीके का जब आप पेरेंटिंग करते हो कि आप बच्चों के दोस्त बनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रादर देन बीइंग पेरेंट्स एक्चुअली इन द फर्स्ट प्लेस, तो कहीं न कहीं पे जिस तरीके की जो आउटकम्स आता है, वो इस फ़िल्म में नज़र आता है। बट अनफॉर्च्यूनेटली इन सभी आउटकम्स को ना बाद में जाके जस्टिफाई किया जाता है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, होती है कई ऐसी फ़िल्में जिनकी थीम्स प्रॉब्लमैटिक होती है, जिनकी थीम्स में एजेंडा आपको महसूस होता है, मॉडर्न कल्चर का एजेंडा महसूस होता है, लेफ्टिस्ट लोगों का, लिबरल लोगों का, वोक बनाने का, वोक बनने का। बट उसके अलावा एक फ़िल्म के तौर पर ये मेरे लिए कैसी साबित रही, मैं बताती हूँ। सबसे पहले 2 से 3 पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो बताना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे फ़िल्म की कास्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि एक ही फ्रेम में जब आप जावेद जाफ़री, आर माधवन, अजय देवगन इतने तगड़े एक्टर्स को एक साथ देखते हो ना, तो नॉस्टैल्जिया फ़ील होता है। इस पूरे फ़िल्म में कई जगह पे कॉमेडी एक्चुअली अच्छे तरीके से लैंड होती है, बहुत सारे पंचेस लैंड होते हैं, आपको नॉस्टैल्जिया मोमेंट्स भी देंगे, क्योंकि ये वही एक्टर्स हैं जिनकी फ़िल्में देखते-देखते हम सब लोग बड़े हुए, कुछ रियलिटी शोज़ के भी एग्ज़ाम्पल्स दिए गए हैं। सटायर के तौर पर भी जितने भी पंचेस लिखे गए हैं, वो सारे जगह पे लैंड ज़रूर होते हैं, यानी कि ये फ़िल्म आपको हँसाने में कामयाब ज़रूर होती है। तो फ़िल्म एक्चुअली प्रेडिक्टेबल है, हम सब लोग जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, बिकॉज़ ज़्यादातर ऐसी जो कॉमेडी ड्रामा जॉनरा की जो फ़िल्में होती है, आगे एग्ज़ैक्टली कौन-सा किरदार क्या कुछ लेकर आने वाला है, हम सब लोग ऑलरेडी गेस कर लेते हैं। बट क्योंकि इस फ़िल्म की कास्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, इसके लिए हम लोग पूरे फ़िल्म में बोर तो नहीं होने वाले, ये तो कन्फर्म है। स्क्रीन प्ले जो है काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा गया है, कहीं पर भी आपको नहीं लगेगा यार ये अननेसेसरी था, इसको क्यों स्ट्रेची कर दिया, कहीं पर भी नहीं लगेगा। इस पूरे फ़िल्म की शान है आर माधवन, बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, बिकॉज़ ऑफ कोर्स अजय देवगन इन्होंने भी अच्छा काम किया है, जावेद जाफ़री सर ने भी बहुत अच्छा काम किया है, बट आर माधवन जिस तरीके से अलग-अलग शेड्स को निभाते हैं और एक ना ग्रे कैरेक्टर के तौर पर उनको हम सभी के सामने रख दिया जाता है, जो कई जगह पे अच्छे पिता है, कई जगह पे बुरे पिता है। एक्चुअली वो बुरे पिता होते नहीं है, बट जैसे मैंने कहा कि यही एजेंडा होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में अपने पेरेंट्स के प्रति जो घृणा है, उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, कि पेरेंट्स कितने बुरे हैं, या फिर अगर कोई पेरेंट अपनी बच्ची के दुगने एज के इंसान के साथ उसकी शादी नहीं करवा के दे रहा है, तो वो कितना बड़ा दरिंदा है। ये वाली जो थीम होती है ना, इसको पुश करने के चलते एक्चुअली आर माधवन कई जगह पे हमको बुरे पिता के तौर पर हमारे सामने रख दिए जाते हैं। बट यही है कि आप कौन से चश्मे से फ़िल्म देख रहे हो, वो मायने करता है। ऐसे बहुत बड़े-बड़े प्रोपेगेंडा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ना ही आपके दिमाग में ज़हर डाल सकते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। जैसे मैंने पहले कहा, इस पूरे फ़िल्म की थीम बहुत प्रॉब्लमैटिक है। ये कौन-सा कल्चर हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं समाज में, ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। और क्या सच में हर बार समाज गलत है? क्या सच में जो समाज में कुछ मर्यादाएँ रख दी जाती है, कुछ चीज़ें हैं डिसाइडेड, तो क्या सच में हर बार समाज गलत है? सच में हर बार मर्यादाएँ गलत है? नहीं ना। सोच समझ के हमारे पूर्वज इतने भी बेवकूफ़ नहीं यार। कुछ तो चीज़ें उन्होंने भी सोच समझ के डिसाइड की होगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ परंपराएँ आज भी ऐसी थी, जो आजकल नहीं ज़्यादातर दिखती है, क्योंकि उनके खिलाफ आवाज़ उठाई गई है। पर हर बार, हर परंपरा गलत तो नहीं होती। मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी उम्र 30 साल है, 35, 40, 50 साल जो भी आपकी उम्र है, मान लो आपकी एक बेटी है और अगर उसकी उम्र 25-26 साल है, वो ऑल ऑफ अ सडन एक दिन आ जाती है घर पे और अपने से दुगने यानी कि 52 साल के एक बुड्ढे को लेकर आती है और वो बोलती है कि मुझे इसके साथ शादी करनी है। विल यू बी ओके विद दिस वेडिंग? विल यू बी ओके विद दिस मैरिज? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि प्रैक्टिकली भी ये पॉसिबल नहीं है। चलो इमोशनली आप बोल रहे हो कि नहीं ठीक है, प्यार हो गया, ये सारी चीजें, मन है, मन तो बहल गया, मन को तो प्यार हो गया, मन को तो अट्रैक्शन हो गया, ये सारी चीजें हैं। बट सच में क्या प्रैक्टिकली ये मुमकिन है? वो इंसान आपकी बेटी के साथ 10 से 12 साल तक जीवित रहेगा। आई मीन 10 से 20 साल तक वो जीवित रहेगा, और उसके बाद क्या? सवाल वही है कि हर बार समाज गलत नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें दायरे में ही अच्छी लगती है। ये इतनी सिंपल सी बात को ख़ारिज किया जाता है इस पूरी फ़िल्म में।
ये सारी चीज़ें तो चल ही रही थी बट चीटिंग को भी जस्टिफाई कर रहे हैं ये लोग। मतलब लिटरली मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती बट एक जगह है जहाँ पर रकुलप्रीत सिंह एक्चुअली किस करती है किसी और को। अब वो कौन है, क्या है वो आपको पता चलेगा फ़िल्म में ही बट लिटरली और उसके बाद ब बोल दिया जाता है कि अरे क्या किसी के साथ एक बार सोने से प्यार खत्म हो जाता है? हाँ, वही तो चीटिंग है। वही तो मोरल्स के खिलाफ है, वही तो एथिक्स के खिलाफ है। तुमको एक ही चीज़ करनी है ज़िंदगी में कि पूरी ज़िंदगी लॉयल रहना है अपने पार्टनर्स के साथ और वही चीज़ तुमसे नहीं हो पा रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस मतलब ये इतने सिंपल से एनीवे गाइस ये लिटरली मैं गिव अप कर चुकी थी इस फिल्म पे। एनीवे गाइस मैं इस फिल्म को देना चाहूंगी 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 वो भी सिर्फ इसलिए बिकॉज़ प्रोडक्शन वैल्यू, सेट डिजाइनिंग, सिनेमेटोग्राफी, कलर पैलेट्स बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, हम सभी के सामने रख दिए जाते हैं। कास्टिंग बहुत बढ़िया है, बीजीएम भी अच्छा खासा है, तो इन सारी चीज़ों के चलते 2.5 स्टार की रेटिंग। बाकी आपकी क्या राय है दे दे प्यार दे पार्ट 2 के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं तो इतना ही कहूँगी कि भाई जितना हो सकता है दूर रहियो इस फ़िल्म से और अगर आपकी बेटी है निब्बी की एज की तो उसको सबसे पहले दूर रखो इस फ़िल्म से। मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।